बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन बात कर रहे थे पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस, ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन की पीएच की हम बात कर रहे थे। वैसे तो पीएच के बारे में बेटा कई सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, जैसे पीएच स्केल में हमने बात की थी, फिर हमने वीक एसिड वीक बेस के आयनाइजेशन में हमने बात की थी, फिर अपन ने सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में अलग अलग टाइप के सोल्ट देखे थे, उनके अकॉर्डिंग पीएच की इक्वेशन बनाई थी, फिर हमने बफर सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था, क्लियर। लेकिन मैंने कहा था चैप्टर में ओनली पीएच 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 के ही 40 से 50 कॉन्सेप्ट अलग अलग यूज होते हैं, कैसे करना क्या करना, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पीएच के बारे में पढ़ा था बफर सॉल्यूशन तक, यहां तक कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ 6-7 टाइप की स्पेशल कंडीशंस होती है। पीएच के बारे में कैसे डिस्कस करना बेटा एक एक करके हमने बात की थी, ओके, ठीक है। जैसे नंबर 1 वाला हमने स्टार्ट किया था पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, क्लियर, ठीक है। सेकंड नंबर पे डिस्कस किया था पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। थर्ड नंबर पे पढ़ा था पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नंबर 4 पे डिस्कस किया था पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेसेस। नंबर 5 पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और नंबर 6 पे जो हमने स्टार्ट किया था बेटा पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक वीक एसिड्स, ठीक है। कल के लेक्चर में लास्ट में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आई थी, तो उसको मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूं, जो लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा 6 नंबर वाली कंडीशन को, क्लियर, ठीक है। चलो बेटा हेडिंग लिखो, नंबर 6 वाला दोबारा करते हैं बेटा, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक वीक एसिड्स। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक वीक एसिड्स, क्लियर। नाम से पता चल रहा है बेटा सबसे पहले तो हमें क्या डिस्कस करना है, पीएच ऑफ मिक्सर। जहां मिक्सर की बात आ जाए तो अपन क्या कहते हैं, मोर देन 1 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, क्लियर। मिक्सर किसका मिक्सर, 2 मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक वीक एसिड है, यानी है तो दोनों वीक, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक नेचर के होने चाहिए। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, एक प्रोटॉन डोनेट करने वाला, और मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, उसकी बेसिसिटी 1 हो। बेसिसिटी 1 होना इसका मतलब भी क्या है, वो एसिड क्या करेगा, ओनली एक H+ डोनेट करने वाला होना चाहिए। बेटा बात समझ में आई क्या, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब हमें ऐसे 2 वीक एसिड लेने हैं जिसके लिए बेसिसिटी कितनी हो, 1 हो, और वो कौन से होने चाहिए, वीक वाले होने चाहिए, ठीक है। तो विशाल को सेशन को कॉल कर, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं, तो इस हेडिंग को बेटा मैं वापस मिटा रहा हूं, क्योंकि दोनों जो डेरिवेशन बनाएंगे उसमें क्या होगा, स्पेस कम होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं हेडिंग को मिटा के सोल्व कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छे से समझना कैसे करना क्या करना, ठीक है। चलो बेटा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2 वीक एसिड की बात करें तो पहला वीक एसिड मैं ले रहा हूं बेटा HA। बात को समझ रहे हो, पहला वीक एसिड में क्या ले रहा हूं बेटा, HA। HA मतलब क्या है, ये पहला वीक एसिड है बेटा HA, क्लियर, ठीक है। इस वीक एसिड की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, अगर हम इसे आयनाइज करें तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, H+ और A-, यस और नो, क्लियर, ठीक है। दूसरा वीक एसिड जो है, तो दूसरा वीक एसिड क्या मैं ले रहा हूं बेटा, HB। HB अगर आयनाइज हो तो ये क्या बनाएगा, H+ और B-। आप कहोगे सर ये क्या है, ये बच्चों 2 हमने अलग अलग वीक एसिड लिए हैं, पहला है HA, दूसरा है HB। हमें पता है HA HB ये सब क्या है, एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, क्योंकि हमें पता अगर एसिड है तो H+ तो होगा ही होगा, तो H+ के साथ साथ को दूसरा नेगेटिव ग्रुप भी होता है, जैसे मान लो हम बोलते हैं HCN, H+ और Cn-, क्लियर। तो H+ के साथ में वो दूसरा नेगेटिव ग्रुप भी होगा, तो जैसे हमने लिखा है HA और HB, क्लियर, ठीक है। अब मान लो पहला एसिड है तो इसका कांस्टेंट बेटा, एसिड है तो कांस्टेंट Ka, पहला एसिड में मान रहा हूं तो इसका कांस्टेंट क्या हो गया, Ka1, क्लियर, ठीक है। दूसरा एसिड है तो एसिड तो कांस्टेंट Ka, और सेकंड एसिड है तो इसको मैं ले रहा हूं Ka2, इसका कांस्टेंट, क्लियर। दोनों को पैरेलल में सोल्व करके देखते हैं बेटा, क्योंकि दोनों को सोल्व करने का मेथड क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ओके, ठीक है। पहला एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन मैं ले रहा हूं बेटा C1 इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर, ठीक है। ये स्टार्टिंग में C1 तो ये कितना 0 और 0, क्लियर। दूसरा एसिड है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहा हूं मैं C2 तो ये है 0 और 0, क्लियर, ठीक है। पहला एसिड अगर है ये X डिसोशिएट हो तो कितना बचेगा, C1 - X, क्लियर। ये कितना बनेगा बच्चों, X, और ये भी
X। क्लियर, ठीक है। दूसरा वीक एसिड है, ये मान लो Y डिसोशिएट हो जाए तो कितना बच गया C2 माइनस Y, तो ये क्या बनेगा बेटा Y और Y। क्लियर, ठीक है। दोनों रिएक्शन में हम देख सकते हैं कोई कॉमन आयन है क्या, है क्या कॉमन है बेटा H प्लस और H प्लस। पहले में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है X, दूसरे में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है Y, तो X में Y ऐड करेंगे या Y में X ऐड करेंगे, दोनों में दोनों ही ऐड करेंगे। आप कहोगे सर क्यों, अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि एक में दूसरी कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं, वो तो कब करते हैं जब एक वीक हो दूसरा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही वीक है, तो दोनों में कोई सा भी तुम ऐड कर सकते हो। तो देखो यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन है X, यहाँ कितनी है Y, तो ये कितना हो गया X प्लस Y, और ये कितना हो गया बेटा Y प्लस X। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब बात करें जैसे ये अगर एसिड है तो इसका कांस्टेंट क्या Ka, फर्स्ट एसिड है तो Ka1। क्लियर, K हमेशा क्या होता है बेटा P अपॉन R, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसे साइड में लिखूं बोर्ड की वजह से, तो यहां लिख रहा हूं बेटा, यानी एसिड है तो कांस्टेंट Ka फर्स्ट हो तो मैं लिख रहा हूं Ka1। क्लियर, Ka हमेशा क्या होता है P अपॉन R, तो P क्या हो गया H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन क्या करेंगे, हमें पता है आगे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट कौन है Ha, इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर, ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें बच्चों, H प्लस कितना है देखो, H प्लस कितना होगा X प्लस Y मल्टीप्लाई बाई A माइनस कितना है X अपॉन Ha कितना है C1 माइनस X। क्लियर, ठीक है। दूसरा जो एसिड हमने लिया है इसके कांस्टेंट की इक्वेशन लिखे तो Ka2, K हमेशा क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस, और ये क्या होगा B माइनस अपॉन क्या लिखेंगे HB। क्लियर, ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें H प्लस की वैल्यू कितनी है Y प्लस X, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई B माइनस की वैल्यू कितनी है Y अपॉन HB कितना है बच्चों C2 माइनस Y। ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में है सर हमने जो कॉमन आयन है H प्लस है उसकी कंसेंट्रेशन को X प्लस वाई और या Y प्लस एक्स ही क्यों पुट किया, X Y दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं हटाया। तो बच्चों फिर इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी एक कंसेंट्रेशन को नेग्लिजिबल मान के कब हटाते हैं, जब वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल होती है मतलब दूसरे के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, और दूसरे के कंपेरिजन में बहुत कम कब होगी, जब एक स्ट्रॉन्ग हो दूसरा वीक होता है। क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और वीक से आने वाली कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। क्या कहा, स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसेंट्रेशन ज्यादा, वीक से आने वाली कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। तो बहुत कम वाली को हटा सकते नहीं हटा सकते, इस वजह से कॉमन आयन की फॉर्म में हम ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसेंट्रेशन को ही यूज करते हैं। यहां तो दोनों ही वीक है, तो दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है या नहीं है। जब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो दोनों में से किसी एक को नेग्लिजिबल या कम मानकर हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते, इस वजह से दोनों को यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई बेटा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, Ka1 इक्वल टू अपन क्या कहेंगे बच्चों, देखो Ka1 की अगर मैं बात करूं तो अपन क्या कह सकते हैं, Ka1 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो गया बच्चों x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो गया xy अपॉन क्या हो गया C1 माइनस x। क्लियर, ठीक है बच्चों। यहां से अपन क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया Ka2 को मैं क्या लिख सकता हूं y मल्टीप्लाई बाई y, यानी क्या हो गया y स्क्वायर, तो क्या हो गया xy अपॉन क्या हो गया C2 माइनस y। क्लियर, अब हमें पता है हम बात किसकी कर रहे हैं, वीक एसिड की बात कर रहे हैं, और वीक एसिड के लिए हमें पता है डिसोशिएट होने वाली अमाउंट नेग्लिजिबल होती नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है बेटा। तो क्या करेंगे, इफ x वेरी वेरी लेस देन C1, तो C1 माइनस x ऑलमोस्ट क्या होगा C1 होगा बेटा। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इफ y वेरी वेरी लेस देन C2, तो क्या लिखेंगे C2 माइनस y ऑलमोस्ट क्या होगा C2 हो जाएगा। यस और नो होगा बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, C1 माइनस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस xy अपॉन क्या हो गया ऑलमोस्ट C1 के इक्वल। क्लियर, और यहां हम क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस xy और अपॉन में क्या हो गया C2। ये क्यों हुआ समझ में आया बेटा। क्लियर, ठीक है। इस C1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो अपन क्या लिख सकते हैं, Ka1 C1, क्या कहा Ka1 C1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा x स्क्वायर प्लस
एक्स वाई। क्लियर। और यहां क्या कर सकते हैं, Ka2 इस C2 को मल्टीप्लाई कर दे तो Ka2 C2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको बोल रहा हूं इक्वेशन 2, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1। क्लियर। अरे यहां तक बात समझ में आई क्या? अब इक्वेशंस को सोल्व करने का मेथड क्या होता है बेटा, इक्वल के एक साइड वालों को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और दूसरी साइड वालों को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है वो करते हैं। क्लियर। जहां तक हम सोल्व कर सकते थे हमने सोल्व किया, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। क्लियर। देखो यहां तक तो हमने दोनों को क्या किया, पैरेलल में सोल्व किया बेटा, एक को पहले एसिड को इस साइड दूसरे एसिड को इस साइड। अब दोनों को कंबाइन कर लें तो दोनों को कंबाइंडली में लिख रहा हूं बेटा, कैसे, तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो इक्वल से पहले इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है बच्चों, K1 C1 प्लस इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, Ka2 C2। क्लियर। इक्वेशन देखो बच्चों, इक्वल के बाद इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर। ठीक है बेटा, आगे हम क्या कह सकते हैं, Ka1 C1 प्लस क्या हो गया, Ka2 C2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्या हो गया बेटा, 2xy और प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। यस और नो। अरे यहां तक बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैथमेटिकली हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा, ठीक है, एक फॉर्मूला बार बार यूज होता है मैथमेटिक्स में, ध्यान हो तो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। और ये किसके इक्वल आ गया, Ka1 C1 प्लस क्या हो गया, Ka2 C2। क्लियर। यहां से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या करेंगे, अंडर रूट, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, K1 C1 प्लस क्या हो गया, Ka2 C2 इसका अंडर रूट। क्लियर। ठीक है, हमें चाहिए क्या, पीएच की हम बात करते हैं, और पीएच हमारे पास कैसे आ सकता है, H प्लस की कंसंट्रेशन से। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन कहां से लेके आ सकते हैं, देखो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है बच्चों, x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, पहले एसिड के लिए x प्लस वाई H प्लस के इक्वल, दूसरे के लिए y प्लस x H प्लस के इक्वल है। यानी फाइनली हम क्या कह सकते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, x प्लस वाई या y प्लस x। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई जो होता है वो किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यस और नो। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो गया, K1 C1 प्लस Ka2 C2, और इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा। क्लियर। ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, और जब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया तो इससे हमारे पास पीएच आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। क्लियर। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, H प्लस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन K1 पहले एसिड का कांस्टेंट, C1 पहले की कंसंट्रेशन, K2 दूसरे का कांस्टेंट, C2 दूसरे की कंसंट्रेशन। ये तो समझने का तरीका, डिराइव करने का तरीका है। अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 2 पेज का सॉल्यूशन करके फॉर्मूला बनाए फिर करें, लेकिन बच्चों देखो सेकंडों में कैसे याद हमें रखना है। देखो हमने जो वीक एसिड वीक बेस का आयनाइजेशन पढ़ा था उसमें आपको याद हो तो H प्लस की कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, कि H प्लस इक्वल टू क्या करते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन Ka मल्टीप्लाई बाई C का अंडर रूट। अरे याद है ना, एक हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, कि H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाई C का अंडर रूट। वो तो कब लेते हैं, जब एक ही वीक एसिड होता है। क्या कहा, एक वीक एसिड होता है तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, Ka मल्टीप्लाई बाई C का अंडर रूट। यानी एक ही वीक एसिड है तो एक ही कांस्टेंट एक ही कंसंट्रेशन। यहां 2 वीक एसिड का मिक्सर है तो 2 वीक एसिड है तो 2 कांस्टेंट 2 कंसंट्रेशन, तो K1 C1 K2 C2, और मिक्सर है तो दोनों का प्लस कर दो बेटा और अंडर रूट कॉमनली कर दो। जैसे उसमें क्या करते हैं, K मल्टीप्लाई बाई C का अंडर रूट, तो इसमें 2 का मिक्सर है तो क्या लिखेंगे, पहले का कांस्टेंट और कंसंट्रेशन प्लस दूसरे एसिड का कांस्टेंट और कंसंट्रेशन दोनों का कॉमनली अंडर रूट। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 C2 का अंडर रूट कर देना। समझ में आया बेटा, यस और नो। क्लियर। इस H प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास पीएच आ जाएगी। क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट।
नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया क्या? फटाफट छाप दो, आगे बात करते हैं फिर। अरे अंकित जल्दी कर बेटा, ऐसे क्या कर रहा है? दोनों हाथों से कर। क्या मैसेज किया तूने? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? हाँ जल्दी कर फटाफट। जतिन तू तो कर रहा है ना टाइम पे नोट, फटाफट करो। ये तो जान दे। जल्दी लिख बेटा, तेरा तो एक हाथ भी 2 हाथ के बराबर है, तो एक से लिखेगा तो भी काम हो जाएगा। जल्दी लिख। चलो बेटा कर लिए नोट? तो ये तो अपनी बात की बेटा, देखो अलग अलग टाइप के, यानी 2 मोनोबेसिक वीक एसिड का मिक्सचर हो, उसके लिए बात करें बच्चों तो कैसे करना अपन को, क्या करना। क्लियर? चलो नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखो, कितने हो गए? 6 हो गए क्या? नंबर 7 लिखो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, pH of solution after dilution। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, pH of solution after dilution, pH of solution after dilution। pH of solution after dilution का मतलब क्या है बच्चों? देखो pH of solution after dilution, अगर सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करें, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? वाटर या सॉल्वेंट और ऐड करना, और हमें पता है अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन में चेंजेस होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। और कंसंट्रेशन में चेंजेस होगा तो पीएच में अपने आप चेंजेस होगा, इसी को बोलते हैं डाइल्यूट करने के बाद पीएच क्या हो जाएगी। क्लियर? ठीक है बेटा। तो एक बात तो श्योर है, सॉल्यूशन जो भी है आपको पहले कंसंट्रेशन वगैरह गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आपको डाइल्यूट करने के लिए बोले कि इतना वाटर ऐड कर दिया जाए या इतना डाइल्यूट कर दे, तो हमें पता वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन अपने आप चेंज होती है बेटा, याद है ना? इसका मतलब है पहले वाली कंसंट्रेशन पहले वाला वॉल्यूम, अब जो फाइनल कंसंट्रेशन फाइनल वॉल्यूम है उसको कंपेयर करने का एक फॉर्मूला आपको याद हो तो बच्चों, याद है क्या? N1V1 इक्वल टू क्या करते हैं बेटा? N2V2। यस और नो? मैंने क्या कहा था?
पहले वाली कंसंट्रेशन पहले वाला वॉल्यूम, बाद वाली कंसंट्रेशन बाद वाला वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, डायल्यूशन में हमेशा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर? ठीक है, और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1 अपॉन क्या हो जाएगा, V2। अरे इस V2 को क्या कर सकते हैं, इनके अपॉन में लेके आ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम काम में ले सकते हैं। आप कहोगे सर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है बच्चों, देखो N1V1 N2V2। क्लियर? इसमें लिखो इनका मीनिंग, देखो बच्चों क्या होता है N1 एंड V1, इनका मीनिंग लिखो N1 एंड V1 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, N1 एंड V1 लिखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड वॉल्यूम, concentration of H plus ions and volume of solution before dilution, dilute करने से पहले, before dilution concentration of H plus ions and volume of solution before dilution, लिख लिए N2 and V2, बाकी डेट कर लो, सेम टू सेम वही है, concentration of H plus ions and volume of solution after dilution, डॉट डॉट करके इतना लिख लो, आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर? डाइल्यूट करने के बाद, इसका मतलब ये जो N2 है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा रे, N2 इक्वल टू क्या करेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन कौन सी, न्यू वाली, न्यू मतलब अब फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ रही है, बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, जब हमारे पास नई H प्लस कंसंट्रेशन आ गई तो इससे हमारे पास नई pH आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा, तो क्या लिखेंगे, न्यू pH। न्यू pH हमें पता है हमेशा क्या होता है, log H प्लस कंसंट्रेशन, लेकिन ये कौन सी, न्यू pH चाहिए तो कंसंट्रेशन भी न्यू वाली होनी चाहिए। इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछता है बेटा, कैसे कि अब न्यू pH क्या हो जाएगी, दूसरा क्या पूछेगा, pH में चेंज क्या हो जाएगा, तो देखो pH में चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन pH इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू pH माइनस ओल्ड pH। आप कहोगे सर ये क्या है, न्यू pH ओल्ड pH, इसमें दो टाइप की pH होती है बेटा, ओल्ड pH एक तो हमारे टाइम की, न्यू pH आपके टाइम की। ओके ठीक है, दो अलग अलग pH है, तो उसमें चेंज कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या पहले pH इतनी है, सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट करे तो नई pH क्या हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना दो अलग अलग pH, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन कुछ अलग थी तो उसकी pH अलग होगी, अब इतना डाइल्यूट करने के बाद नई कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी तो उसकी pH अलग होगी। बेटा समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, तीसरा इसमें क्या पूछता है बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, हमें पता है प्लस के साथ भी आ सकता है और माइनस के साथ भी आ सकता है। आपको डिफरेंस कैसे करना है, हमेशा न्यू pH माइनस ओल्ड pH से ही करना है। अगर ये डिफरेंस प्लस के साथ आ रहा है तो pH क्या होगी, मतलब इंक्रीज हो रही है, डिफरेंस माइनस के साथ आ रहा है तो pH क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है कैसे करना है, क्या करना, न्यू pH क्या होगी, pH में चेंज क्या होगा, और प्लस और माइनस के साथ अगर बोलते तो ऑप्शन जैसे आ जाए pH 2 इंक्रीज होती है 2 डिक्रीज होती है, वो कैसे करना है। अगर +2 आंसर आ रहा है मतलब 2 इंक्रीज हो गई, माइनस के साथ आ रहा है -2 तो 2 डिक्रीज हो गई। क्लियर? नोट करो बेटा, छाप दो फटाफट। चलिए चलिए बच्चों, चलिए चलो अब बात करते
रखते हैं बच्चों, देखो आगे बच्चा कहेगा सर ठीक है ये चीजें ध्यान रखने के बाद तो आंसर सही आ जाएगा क्या? नो। ओके, देखो आपसे कैसे गलती करवा सकता है बेटा, आने के बाद भी इसमें दो तीन चीजें और पूछेगा, क्या डाइल्यूट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। देखो डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है रे? वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करना। तो वाटर अगर हम ऐड करें, वाटर अगर ऐड करें तो क्या होगा? वाटर खुद कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर वो खुद ही न्यूट्रल होता है तो वो सॉल्यूशन के नेचर को अफेक्ट कर सकता है क्या? चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता बेटा। क्यों? क्योंकि वाटर खुद क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन पहले एसिडिक था तो अब भी एसिडिक नेचर का ही होना चाहिए। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? यानी एसिडिक था तो एसिडिक होना चाहिए, बेसिक था तो बेसिक होना चाहिए। एसिडिक से न्यूट्रल या बेसिक से एसिडिक या न्यूट्रल चेंज नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो चेंज हो सकता है। बच्चों पीएच इंक्रीज डिक्रीज जरूर हो सकती है। जैसे मान लो पहले पीएच 2 थी तो 2 से 4 हो सकती है, 4 से 5 हो सकती है, या 5 से 3 हो सकती है। इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है लेकिन है तो 7 से कम ना, मतलब एसिडिक रेंज में है। पीएच पहले 8 है तो अब 10 हो सकती है। मान ली वही बात है, 10 तो 11 12 हो सकती है, 12 से 8 हो सकती है। यानी बेसिक है तो बेसिक रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 से 10 हो जाए, 8 से 6 हो जाए, यानी एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक हो जाए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यस और नो? आप कहोगे सर ऐसा हो तो क्या होगा? ऐसा हो तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज आफ्टर डाइल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज आफ्टर डाइल्यूशन, nature of solution not should be changed after dilution, nature of solution not should be changed after dilution, nature of solution not should be changed after dilution, nature of solution not should be changed after dilution, कॉमा लगा के लिखो if nature of solution is changed, 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 it means, if nature of solution is changed, it means solution is very diluted. if nature of solution is changed, अगर चेंज हो जाए तो क्या करना है? if nature of solution is changed, it means solution is very diluted, solution is very diluted and H plus water, H plus water, समझ रहे हो क्या? वाटर से आने वाली H plus की कंसंट्रेशन। if nature of solution is changed, it means solution is very diluted and H plus water also included, H plus water also included in this condition, H plus water also included in this condition। इस कंडीशन में क्या होगा? वाटर से आने वाली H plus की कंसंट्रेशन को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे बेटा? जहां वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करना है वहां पर क्या करते हैं? H plus टोटल का कॉन्सेप्ट लगता है या नहीं लगता? तो H plus टोटल क्या होगा? एक तो H plus की कंसंट्रेशन कौन सी? न्यू वाली कंसंट्रेशन। एक कौन सी होगी बेटा? H plus कौन सी? वाटर से आने वाली H plus की कंसंट्रेशन हमें यूज करनी है। आ गया समझ में? इसका मतलब अगर नेचर चेंज हो रही है तो वाटर से आने वाली H plus की कंसंट्रेशन को इंक्लूड करते हुए हमारे पास टोटल H plus कंसंट्रेशन आएगी। यहां से अपने पास क्या आएगा? न्यू पीएच आएगी। अब क्या लिखेंगे? न्यू पीएच इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? माइनस लॉग ऑफ H plus कंसंट्रेशन। H plus कंसंट्रेशन कौन सी बेटा? टोटल वाली काम में लेनी है। समझ में आया? यस और नो? क्लियर? नोट करो। लिया ना?
ठीक है, बच्चा कहेगा सर अब तो क्वेश्चन सही हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, देखो अब कैसे और गलती कैसे करवा सकता है समझना। अगर बिना डाइल्यूशन के बात करें कंसंट्रेशन में चेंज हो तो ध्यान रखना सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा फिर सुन लेना। अगर डाइल्यूशन वर्ड काम में ही ना ले तो क्या करें? अगर बिना डाइल्यूशन के कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा है तो सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो सकती है। नेचर चेंज हो सकती है मतलब क्या? पहले एसिडिक था तो अब आंसर न्यूट्रल या बेसिक वाला, पहले बेसिक था तो अब आंसर एसिडिक या न्यूट्रल वाला आ सकता है अगर डाइल्यूशन की बात नहीं करे तो। आप कहोगे सर कैसे? तो इजी वे में देख सकते हैं बच्चों। सपोज करो जैसे मान लो ये बोतल है, इसमें अपन ने क्या किए? 5 इक्विवेलेंट किसी एसिड के ऐड किए, सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। मैंने 5 इक्विवेलेंट बेस के ऐड कर दिए, सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। 5 एसिड 5 बेस तो हमें पता इक्वल हो गए, न्यूट्रल हो गया। फिर मैंने 5 इक्विवेलेंट एसिड के और मिला दिए, फिर से एसिडिक हो गया। 5 इक्विवेलेंट बेस के और ऐड कर दिए, फिर न्यूट्रल हो गया। 2 इक्विवेलेंट बेस के और ऐड कर दिए तो बेस ज्यादा हो गया, बेसिक हो गया। कहने का मतलब क्या? कभी एसिड ज्यादा, कभी बेस ज्यादा, कभी कौन सा ज्यादा। यानी ये जो चेंजेस कर रहा हूं मैं डाइल्यूशन से कर रहा हूं या एसिड बेस की कंसंट्रेशन में डायरेक्टली चेंज कर रहा हूं? एसिड बेस की कंसंट्रेशन में डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं। और अगर डायरेक्टली कंसंट्रेशन में चेंज हो तो ध्यान रखना सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो सकती है। पहले एसिडिक थी अब न्यूट्रल या बेसिक हो सकती है, पहले बेसिक थी तो अब एसिडिक या न्यूट्रल हो सकती है। क्लियर? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ कंसंट्रेशन इज चेंज, इफ कंसंट्रेशन इज चेंज, इफ कंसंट्रेशन इज चेंज without dilution, if concentration is changed 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 without dilution, then nature of solution may be changed. If concentration of solution change without dilution, then nature of solution may be changed. यानी बिना डाइल्यूशन के कंसंट्रेशन में चेंज करे तो सॉल्यूशन की नेचर चेंज हो सकती है। बेटा समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना डाइल्यूशन की वजह से पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है बेटा। सीधा फॉर्मूला बता के आप डायरेक्टली कभी नहीं कर सकते। और गलती के चांस कहां है, कहां पर नेचर चेंज हो सकती है, कहां पर नेचर चेंज नहीं हो सकती। एक एक चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पर। ये जो हमने अलग अलग टाइप की कंडीशंस पढ़ी है पीएच के बारे में, यानी क्या कहा था? आयनाइजेशन, बफर, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई ना हो तो कैसे करते हैं, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस है जो हमने 1 by 1 डिस्कस की है। क्लियर? अब बात करते हैं इन पे क्वेश्चंस हमें कैसे पूछ सकता है। चलो स्टार्ट हो जाओ। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। Number 1, 10 to power minus 3 m aqueous HCl solution. Number 2, 10 to power minus 7 m aqueous HCl solution. Number 3, 10 m HCl solution. Number 4, 10 m NaOH solution. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बेटा अपन ने लिखे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, चलो 1 by 1 डिस्कस करते हैं, समझते हैं बच्चों। देखो कैसे सोल्व करना है। अपन ने देखो ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं इसके अंदर, तो कैसे करना है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला 1 by 1 सोल्व करते हैं इनको। नंबर 1 क्या बोल रहा है ये, यानी HCl की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, हमें पता है। अगर HCl की कंसंट्रेशन ऑफ HCl ये कितना है 10 to power minus 3 है, तो हमें पता है ये ब्रेक होके क्या देगा H+, अरे H+ ब्रेक होके देखो H+ बनेगा तो ये भी कितना होगा 10 to power minus 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है बच्चों क्या
अरे 1 HCl ब्रेक होता है तो 1 H प्लस बनता है, तो 10 टू पावर माइनस 3 HCl अगर ब्रेक होगा तो 10 टू पावर माइनस 3 H प्लस बनेगा। क्लियर, ठीक है। H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 3 है, तो हमें पता है P वाला पावर में, तो P कितनी आ गई बेटा, पावर वाली वैल्यू, पीएच कितनी 3 बेटा। क्लियर, ठीक है। डायरेक्टली आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। क्लियर, ठीक है। दूसरे की बात करें बच्चों, अब देखो दूसरे में क्या दे रखा है, HCl की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 बोल रहा है, ये 10 टू पावर माइनस 7 है, तो H प्लस कितना होगा, ये भी 10 टू पावर माइनस 7, पावर वाली वैल्यू तो पीएच कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ गया है ना, नो बेटा, ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है, लेकिन ये आंसर करेक्ट है क्या, नो बेटा, ये इनकरेक्ट है। आप कहोगे सर क्यों, यूं, क्योंकि HCl एसिड है, अरे एसिड की पीएच कभी 7 आएगी क्या, नहीं, 7 तो कौन सी होती है, न्यूट्रल वाली होती है। बात समझ में आ गई, वही कंडीशन आ गई क्या, एसिड से आने वाली कंसेंट्रेशन देखो यहां पर तो क्या है, 10 टू पावर माइनस 6 से ज्यादा है या नहीं है, अरे 10 टू पावर माइनस 3, माइनस में कम होना, एक्चुअल में ज्यादा होना, यानी पहली कंडीशन में क्या है बेटा, पहली में जो एसिड से आने वाली कंसेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 6 से ज्यादा है, एसिड से आने वाली कंसेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 6 से ज्यादा हो तो वाटर वाली कंसेंट्रेशन की जरूरत है क्या, नहीं है। क्लियर, ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, एसिड से आने वाली कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों, 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7, इसका मतलब 10 टू पावर माइनस 6 से कम है या नहीं है। अपने क्या लिखा, अगर एसिड से आने वाली कंसेंट्रेशन जो 10 टू पावर माइनस 6 के इक्वल या उससे कम हो तो वाटर वाली कंसेंट्रेशन को यूज करेंगे, नहीं करेंगे, वाटर वाली कंसेंट्रेशन को इंक्लूड करते हैं। क्लियर, तो H प्लस टोटल का कॉन्सेप्ट लगा दो यहां पर, तो क्या लिखेंगे, H प्लस टोटल, H प्लस टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो कौन सा H प्लस कौन सी, HCl से आने वाली कंसेंट्रेशन प्लस क्या लिखेंगे, एक कौन सी कंसेंट्रेशन, H प्लस वाटर से आने वाली कंसेंट्रेशन को यूज करते हुए हमें आंसर देना है। क्लियर, तो यहां से क्या कह सकते हैं, H प्लस टोटल, ये अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, कैसे, H प्लस HCl से आने वाली कितनी है, 10 टू पावर माइनस 7 प्लस, और वाटर से आने वाली कंसेंट्रेशन कितनी है रे, 10 टू पावर माइनस 7, तो दोनों को ऐड करके 10 टू पावर माइनस 14 लिख दूं क्या, नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था, ऐसी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना, खुद पे कंट्रोल रखना बेटा। कैसे, हमें पता है अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है, होता है नहीं होता, अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो अब डायरेक्टली पावर ऐड करेंगे क्या, नहीं, तो कैसे करेंगे, 10 टू पावर माइनस 7 को कॉमन ले लो, इधर क्या बच गया 1, इधर भी क्या बच गया 1, तो मेरे पास क्या आ गया, H प्लस की जो कंसेंट्रेशन है, H प्लस की कंसेंट्रेशन टोटल ये कितनी आ गई रे, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 7। क्लियर, ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, A मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस B वाली कंडीशन है या नहीं है बच्चों, है, A मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस B, तो इससे डायरेक्टली pH आ सकता नहीं आ सकता, B माइनस लॉग A, याद है ना, तो क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस लॉग 2, तो क्या कह सकते हैं, 7 माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.3, तो pH इक्वल टू कितना हो गया 6.7, ये अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो देखो किस कंडीशन में आंसर रॉन्ग होगा, किस कंडीशन में आंसर करेक्ट होगा, एक एक चीज ध्यान रखनी है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, छाप दो बेटा।
कर लिए बच्चों, छाप दिया गया। चलो आगे बात करते हैं बेटा। चलो कर लिए, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमें क्या दे रखा है रे, HCl। HCl की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 m हमें दे रखी है, ठीक है। HCl की कंसंट्रेशन 10 m है, तो H प्लस भी कितना होगा रे, H प्लस भी कितना 10 m हो जाएगा। अब बच्चा सोचेगा सर ये क्या है, अभी तक जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे थे वो तो क्या होता है, 10 की पावर में कुछ माइनस में वैल्यू होती है, यस और नो, अरे होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पीएच स्केल में अपन एक बात कही थी, नॉर्मली हम जो स्टडी करते हैं हम कौन से सॉल्यूशन की करते हैं बच्चों, अपन करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं जहां पर कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3। 10 टू पावर -1 का मतलब क्या, 0.1, 10 टू पावर -2 का मतलब क्या, 0.01, 10 टू पावर -3 मतलब क्या, 0.001। कहने का मतलब क्या, हम नॉर्मली स्टडी करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की जहां पर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, यानी पॉइंट्स में होती है, डेसिमल में होती है, यानी 10 की माइनस पावर में होती है। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली 10 m दे रखा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अरे 1 से ग्रेटर है या नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। क्लियर, तो ठीक है। तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। इसका मतलब है H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन वेरी वेरी ग्रेटर, ठीक है। डबल एरो समझ रहे हो ना, अपर साइड में एरो बनाते हैं अपन ग्रेटर के लिए, वेरी वेरी ग्रेटर, तो मैं डबल एरो लगा रहा हूं, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो pH क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। pH बहुत कम होगी, और pH बहुत कम हमें पता है कितनी हो सकती है बच्चों, 0 होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। नंबर 4 पे देखो हमें क्या बोल रहा है, NaOH की कंसंट्रेशन कितनी बोली है, 10 m। क्लियर, NaOH की कंसंट्रेशन 10 m है, तो हमें पता है जो OH माइनस होगा वो भी क्या होगा, 10 m होगा। क्लियर, ये अगर 10 m है इसका मतलब क्या होगा, अरे OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हमें पता है POH की वैल्यू क्या होगी, अरे बहुत कम होगी या नहीं होगी, यस और नो। P हमेशा पीछे, POH अगर बहुत कम होगा, और बहुत कम बेचारा कितना होगा रे, 0, और अगर POH 0 होगा तो pH कितना आ जाएगा, दोनों का सम कितना होता है 14, तो pH कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। क्या कहा, समझ में आया, यस और नो, ये अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दिमाग में क्या सेट रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपको कंसंट्रेशन 10 की पावर में ना देके डायरेक्टली दे रखी हो 1 2 3 4 5 6 10 इनकी टर्म में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH डायरेक्टली क्या कर देना, 0 कर देना। क्लियर, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो कंसंट्रेशन है वो 10 की माइनस पावर में ना देके क्या 1 2 3 ऐसे दे रखी हो, इंटीजर में दे रखी हो, तो क्या करना बेटा, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH कितनी कर देना, 14 कर देना। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, को डाउट, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो नोट करो फटाफट। कर लिए, कर लिए नोट, चलो चलिए बेटा। चलो आगे बात करते हैं, ये हमने बात की बच्चों, देखो फर्स्ट कंडीशन में कैसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3 एंड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3 एंड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 200 times, solution is diluted 200 times, then calculate solution is diluted 200 times, then calculate the change in pH,
देन कैलकुलेट द चेंज इन पीएच, कैलकुलेट द चेंज इन पीएच। लिख लिए, देखो कैसे करना है। पीएच में चेंज क्या होगा, पहले वाली पीएच ये है, इतना डाइल्यूट कर रहे हैं तो चेंज पीएच में चेंज क्या होगा, सीधी सी बात है, हम चेंज कब बता सकते हैं, इनिशियल वैल्यू ये हो, फाइनल वैल्यू ये हो, फिर दोनों का डिफरेंस करके अपन हमेशा क्या करते हैं, चेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास इनिशियल पीएच तो है, अब इतना डाइल्यूट करने के बाद फाइनल पीएच क्या हो जाएगी, फिर दोनों का डिफरेंस करके हमारे पास पीएच में चेंज आएगा या नहीं आएगा, आएगा बच्चों। क्लियर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, पीएच से कभी डायरेक्टली पीएच पर मत जाना। क्लियर। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन का जो इफेक्ट होता है वो किस पर होता है, कंसंट्रेशन पर होता है। बात समझ में आ गई, तो ध्यान रखना पीएच से डायरेक्टली पीएच पर कभी मत जाना बच्चों। क्लियर। आपको जो पीएच दे रखी है इससे H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले उसको कैलकुलेट करो, फिर ये जो H+ की कंसंट्रेशन थी स्टार्टिंग वाली पीएच से, इतना डाइल्यूट करने के बाद नई H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, और इस H+ कंसंट्रेशन से पीएच कितनी आएगी, वो हमारे पास फाइनल पीएच आएगी। फिर फाइनल और इनिशियल पीएच को कंसीडर करके आपस में कंपेयर करके आंसर देना है। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। पीएच से क्या करना है, H+ की कंसंट्रेशन पर जाना है, H+ की कंसंट्रेशन से न्यू वाली H+ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, उस H+ कंसंट्रेशन से फिर न्यू वाली पीएच आएगी। क्लियर। ठीक है, चलो तो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें दे रखा है ये ओल्ड पीएच, ओल्ड पीएच समझ रहे हो ना, जो पहले स्टार्टिंग में थी। ओल्ड पीएच कितनी है, 3। अगर ओल्ड पीएच ये है तो H+ की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन ओल्ड है, ओल्ड मतलब कौन सी, पहले वाली कंसंट्रेशन N1, N1 की बात कर रहा है, ये कितनी हो जाएगी, 10⁻³ होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। क्लियर। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, पहले वाली कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई। क्लियर। ठीक है, और ये जो N1 है, N1 हमें पता है बच्चों, N1 की वैल्यू है तो यहां से N2 आ सकता नहीं आ सकता, क्योंकि डाइल्यूशन की बात कर रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, N1V1 = N2V2। यस और नो, अरे हो सकता है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, यानी N2 की बात कर रहा है। N2 क्या करता है, H+ की कंसंट्रेशन ये कौन सी, न्यू वाली। क्लियर। तो ये कैसे आएगा रे, N1V1 अपॉन क्या करेंगे, V2। क्लियर। N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10⁻³ V1 कितना है, V 200 टाइम अगर डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब पहले वाला वॉल्यूम अगर V माना तो V2 कितना हो गया, इसका 200 टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। ठीक है, V से मैं V को उड़ा दूं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 10⁻, ये 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ होगी या नहीं होगी, अरे होगी। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁵। यस और नो, कर सकते हैं। ठीक है, और 0.5 को हम क्या कह सकते हैं बताओ, ठीक है, 5 × 10⁻⁶ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अरे कर सकते हैं ना। क्लियर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, H+ की कंसंट्रेशन, कौन सी, न्यू वाली कंसंट्रेशन आ गई बच्चों। ठीक है, जब मेरे पास न्यू H+ कंसंट्रेशन आ गई, इससे न्यू पीएच आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है। देखो A × 10⁻⁻B वाली कंडीशन है या नहीं है, तो P की टर्म में कैसे लिखेंगे, B - log A, तो क्या लिख सकते हैं, न्यू पीएच मेरे पास कितनी आ जाएगी, न्यू पीएच 6 - log 5, 6 - log 5, 6 - log 5 कितना होता है, 0.7, यानी कितना आ गया, 5.3। ये मेरा आंसर है क्या, नहीं, मुझे क्या बोला है, चेंज इन पीएच, तो क्या लिखेंगे, पीएच में चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, चेंज इन पीएच, दोनों पीएच का डिफरेंस कर दो तो क्या लिखेंगे, न्यू पीएच माइनस क्या करेंगे, ओल्ड पीएच। ठीक है, न्यू पीएच ओल्ड पीएच, न्यू पीएच कितनी है रे, 5.3, ओल्ड पीएच कितनी है बच्चों, स्टार्टिंग में कितनी थी, 3, यानी कितना आ गया, +2.3। ठीक है, प्लस के साथ आ रहा है मतलब पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, यानी 2.3 इंक्रीज हो गई है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो।
कर लिया बच्चों नोट? अरे जान दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो pH of solution, pH of solution is 5, 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 pH of solution is 5 and solution is diluted 100 times. pH of solution is 5 and solution is diluted 100 times. Solution is diluted 100 times. Then calculate the new pH of solution. Calculate the new pH of a solution. Calculate the new pH of solution. लिख लिए? देखते हैं बच्चों कैसे करना है। देखो हमें क्या बोल रहा है, pH ऑफ सॉल्यूशन कितनी बोल रहा है 5 और कितना डाइल्यूट कर रहा है 100 टाइम। तो क्या लिख सकते हैं, ओल्ड pH, पहले वाली pH कितनी है बेटा 5 है और ओल्ड pH से हमारे पास क्या आएगा, ओल्ड H प्लस कंसेंट्रेशन आएगी या नहीं आएगी, आएगी। यानी क्या लिखेंगे H प्लस कंसेंट्रेशन कौन सी, ओल्ड वाली, और इसको क्या बोलेंगे N1। ये कितना 10 टू पावर माइनस 5। यस और नो होगा बच्चों? ठीक है, ये मेरे पास N1 आ गया। अब इतना डाइल्यूट कर रहा है तो इससे मेरे पास N2 आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। तो क्या लिखेंगे N1 V1 इक्वल टू क्या करना है N2 V2। यानी जो N2 होगा, N2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन कौन सी, न्यू वाली। तो वो कैसे आएगा रे, N1 V1 अपॉन क्या करेंगे V2। ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, V1 कितना V, और 100 टाइम डाइल्यूट कर ले तो ये कितना हो जाएगा 100V। क्लियर? ठीक है, V से मैं V को उड़ा दूं तो ये कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 7 होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, न्यू H प्लस कंसेंट्रेशन ये आ गई तो न्यू pH कितनी आ जाएगी रे, न्यू pH इक्वल टू P वाला पावर में यानी 7 होगा या नहीं होगा, होगा। अपना आंसर आ गया ना, नहीं बच्चों ये रॉन्ग है। क्यों, ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि पहले pH कितनी थी 5 थी, इसका मतलब एसिडिक रेंज में आंसर है या नहीं है, लेस देन 7। लेकिन अब pH कितनी आ रही है 7, यानी कैसे आ रही है, न्यूट्रल वाली आ रही है। लेकिन हमें पता है कोई एसिडिक अगर सॉल्यूशन है उसकी pH 7 न्यूट्रल आ सकती है क्या, नहीं। तो मैंने क्या कहा था, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नॉट शुड बी चेंज आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर? डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन की नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इफ नेचर इज चेंज अगर हो जाए तो क्या करेंगे, पहले pH 5 थी यानी एसिडिक रेंज है, अब pH 7 आ रही है, नेचर चेंज हो गई। अगर नेचर चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड। वेरी डाइल्यूटेड इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा वाटर ऐड किया गया है, और बहुत ज्यादा वाटर अगर ऐड कर दिया है तो क्या करेंगे, वाटर वाली कंसंट्रेशन को भी कंसीडर करना है। समझ में आ गया, यस और नो? इसका मतलब क्या करेंगे, ये आंसर जो इतना रॉन्ग है बेटा, तो करेक्ट आंसर कैसे आएगा, H प्लस टोटल का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि नेचर चेंज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए डाइल्यूशन की वजह से। क्लियर? तो H प्लस टोटल क्या होगा, दोनों कंसंट्रेशन को कंसीडर करना है। एक तो कौन सी, जो न्यू वाली आई है, इसमें आपको क्या करना है, वाटर वाली कंसंट्रेशन को इंक्लूड करना है। ध्यान है ना? क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे, ये कितना आ रहा है हमारे पास, न्यू कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 और वाटर वाली कितनी होती है 10 टू पावर माइनस 7। इन दोनों का सम अभी हमने देखा ही था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 7। क्लियर? ठीक है बेटा, ए और बी वाली कंडीशन है या नहीं है, है। तो क्या लिखेंगे, अब जो हमारे पास न्यू pH आएगी वो इससे आएगी, तो क्या लिखेंगे 7 माइनस लॉग कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 7 माइनस लॉग 2, लॉग 2 कितना होता है 0.3, मतलब कितना हो जाएगा 6.7। ये अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? नोट करो फटाफट।
लिए नोट, ठीक है। चलो आगे बात करें। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, लिखो pH of solution is 5, 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 and concentration of H plus ions decreases. pH of solution is 5 and concentration of H plus ions decreases 100 times. Decreases 100 times. Then calculate the new pH of solution. Calculate the new pH of a solution. लिख लिए। चलो बात करते हैं बच्चों, देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें जो पीएच दे रखी है वो कौन सी होती है, ओल्ड पीएच। ओल्ड पीएच कितनी बोल रहा है, 5 है। ओल्ड पीएच से हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ सकती है, नहीं आ सकती, वो भी कौन सी होगी, ओल्ड वाली, और वो कितनी हो जाएगी 10 टू पावर -5 हमें दे रखा है। क्लियर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, H प्लस की कंसंट्रेशन को 100 टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये बताओ, अगर इसको 100 टाइम डिक्रीज कर दे तो ये बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन न्यू वाली आ सकती नहीं आ सकती। इसको मैं डिक्रीज करके लिखूं तो 10 टू पावर -5 से कितना होगा, 10 टू पावर -7। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर। 10 टू पावर -7 हो गया, और जब हमारे पास क्या आ गया, न्यू H प्लस कंसेंट्रेशन आ गई, तो इससे हमारे पास न्यू पीएच आ सकती नहीं आ सकती, न्यू पीएच कितनी आ जाएगी, 7। क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये आंसर रॉन्ग है ना, कैसे, पहले पीएच 5 थी यानी एसिडिक रेंज में थी, अब पीएच 7 यानी न्यूट्रल आ रही है, नेचर चेंज हो रही है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब ये डायरेक्टली क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेस 100 टाइम्स, यानी डायरेक्टली कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा है। अरे डाइल्यूशन का कोई रोल है क्या, बीच में मैंने डाइल्यूशन का नाम लिया है क्या, इतना डाइल्यूट कर दे उतना डाइल्यूट कर दे, नो। बात समझ में आ रही है, यानी बिना डाइल्यूशन के क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा है, और बिना डाइल्यूशन के कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा है, तो नेचर चेंज हो सकती है। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर, ठीक है। नोट करो, नोट कर लिए। चलो आगे बात करते हैं बेटा। तो ये तो बच्चों देखो पहली बेसिक सी अगर मैं बात कहूं तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो पीएच के जो बेसिक क्वेश्चन है, किस कंडीशन में आंसर जो आ रहा है वो अपना करेक्ट है, किस कंडीशन में जो आंसर आ रहा है वो इनकरेक्ट है, ये भी आइडिया होना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट मेरा लिखाने का पर्पज यही था बेटा, ठीक है। यानी आपका जो आंसर 5, 6, 10 जो भी आ रहा है ये मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये नहीं सीधा टिक लगा दो, जो मेरा आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कम से कम इसका भी आइडिया होना चाहिए। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो बेटा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, pH of which, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स्ड, pH of which 2 and 4 respectively, two solution of equal volumes, pH of which 2 and 4 respectively. Then calculate the pH of resultant solution. Then calculate the pH of resultant solution. Then calculate the pH of resultant solution. Clear?
लिख लिए, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स pH of which 2 and 4 respectively are mixed, then calculate the pH of resultant solution. ओके ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो दे रखा है वो एक्चुअल में क्या दे रखा है और क्या हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन हमें दे दिए, दो सॉल्यूशन का मिक्सर है जिनकी पीएच कितनी है 2 और 4, चल के नहीं बोला लेकिन हमें पता चल गया दोनों की पीएच अगर 2 और 4 है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, अरे एसिडिक सॉल्यूशन है या नहीं है। और दो एसिड के मिक्सर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, आपको याद है, तो इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन की पीएच है, यहां से दोनों के लिए कंसंट्रेशन आ सकती नहीं आ सकती, अरे दोनों के लिए कंसंट्रेशन आ सकती है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल बोल रहा है तो V और V मान सकते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है। यानी दो एसिड को मिलाने पर हमें पता है क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रे, NR/VR इसको तो क्या करते हैं बेटा N1V1 प्लस N2V2, यस और नो, अरे ध्यान है ना। ठीक है, अब बात करेंगे, अब दोनों एसिड है क्योंकि 2 और 4, 2 भी एसिड की पीएच होती है, 4 भी क्या होती है एसिड की होती है, तो बीच में प्लस आएगा, ध्यान है ना, क्लियर। अब दोनों एसिड और एसिड है तो फाइनल सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एसिड होगा, और फाइनल सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो हमें पता है जो फाइनल की कंसंट्रेशन वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यस और नो करेगी। H+ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करे तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा N1V1 प्लस N2V2, और ये Vr अगर अपॉन में आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे V1 प्लस V2। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो N1 N2 V1 V2 इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो बच्चों पहली पीएच फर्स्ट हमें कितनी दे रखी है 2, पीएच से हमें पता है H+ की कंसंट्रेशन आ सकती नहीं आ सकती, H1 फर्स्ट कंसंट्रेशन, और H1 पहली कंसंट्रेशन क्या है N1, अरे N और N1 N2 होते हैं क्या, फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन के लिए H+ की कंसंट्रेशन, मतलब ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए जो H+ की कंसंट्रेशन है वो किसकी वैल्यू होगी N1 की, तो कितनी आएगी 10⁻², यस और नो होगा बच्चों। pH2 सेकंड पीएच कितनी आएगी रे 4 दे रखी है, तो ये बताओ सेकंड पीएच से सेकंड कंसंट्रेशन यानी N2 की वैल्यू आ सकती है नहीं आ सकती, 10⁻⁴, क्लियर। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है तो V1 इक्वल टू V2, इन दोनों को मैं मान रहा हूं बच्चों V, अरे बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H+ की कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं N1 मेरे पास कितना है रे 10⁻², ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है V प्लस N2 कितना है बच्चों 10⁻⁴, ठीक है, और V2 कितना है V अपॉन V1 प्लस V2, यानी क्या करेंगे V प्लस V, यस और नो। अरे V को कॉमन ले सकते नहीं ले सकते, अगर मैं V को कॉमन ले लूं, V को कॉमन ले ले तो देखो इधर क्या बच गया 10⁻² प्लस इधर क्या बच गया 10⁻⁴, अपॉन क्या करेंगे 2V, V से V को उड़ा दो बच्चों, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं 10⁻² अगर कॉमन आ जाए, इधर क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 10⁻², और अपॉन में क्या बच गया 2। अरे मैथमेटिक्स समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10⁻² 1, और देखो 10⁻² को क्या लिख सकता हूं 0.01, समझ में आ रहा है ना, क्लियर, अपॉन क्या हो गया 2, यानी ये क्या हो गया 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर, ठीक है। 1.01 ऑलमोस्ट 1 है या नहीं है, ऑलमोस्ट 1 है बच्चों, ऑलमोस्ट 1 है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको मैं ऑलमोस्ट लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना। अरे 1.01 ऑलमोस्ट कितना हो गया 1 हो गया, और 1/2 है, 1/2 कितना होता है 0.5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई रे H+ की कंसंट्रेशन, किसके लिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ठीक है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई H+ की कंसंट्रेशन, जब H+ की कंसंट्रेशन आ गई तो हमारे पास pH आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। तो pH कैसे आएगी रे, B और A वाली कंडीशन है या नहीं है, 3 - log 5 है, तो क्या करेंगे 3 log 5 कितना होता है 0.7, यानी कितना आ जाएगा 2.3, ये अपना आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, नोट करो बेटा।
नोट करो फटाफट। बच्चों देखो एक ट्रिक दिमाग में जरूर सेट रखना। कैसे बच्चों देखो समझना थोड़ा सा। अगर देखो N1 पहली कंसंट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, पहली pH 2 है, दूसरी pH अगर 5 6 होती तो देखो दूसरी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर 5 होती तो 10 टू पावर -5, ठीक है। यहां से देखो 10 टू पावर -2 कॉमन लेते तो ये 10 टू पावर -3 बचता, 10 टू पावर -3 यानी 0.001, तो ये 1 में ऐड होके ऑलमोस्ट 1 ही होता, नहीं होता, यानी समथिंग 0.5 ही आता, यानी समथिंग यही रिजल्ट आता और फाइनल आंसर भी यही आता। क्लियर, ठीक है। अगर सेकंड pH अगर 6 हो तो ये कितनी होगा, 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -2 प्लस 10 टू पावर -6, -2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस 10 टू पावर -4, यानी 1 प्लस 10 टू पावर -4 मतलब कितना, 0.0001, ठीक है, समथिंग 1 ही हो गया, 1/2 समथिंग 0.5 ही हो गया, समथिंग यही आ गया, यानी रिजल्ट क्या आता, ऑलमोस्ट 2.3, ठीक है। तो अगर टाइम कम हो तो डायरेक्टली करना हो तो दिमाग में सेट रखना है इस बात को। क्या दो अगर एसिडिक मिक्सचर है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो pH होगी वो क्या होगी, उस सॉल्यूशन के नियरेस्ट होती है जिसकी pH पहले कम थी। समझ में आ गया, यानी जो नियरेस्ट किसके नियरेस्ट होगा, जो लोअर pH होती है, लोअर pH वाला सॉल्यूशन है उसकी pH के नियरेस्ट होगा। कैसे, जैसे 2 और 4 बोला है दोनों सॉल्यूशन की pH, तो 2.3 आ रहा है, 2.5 होता तो भी 2.3 आता, और 2.6 होता तो भी क्या आता, 2 के समथिंग ही आता एंड 2.3 ही आता। तो अगर टाइम कम है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लोअर pH वाले सॉल्यूशन की pH के ऑलमोस्ट इक्वल। क्लियर, नोट करो। कर लिया बच्चों नोट? अरे कर लिए क्या? चलो कर लिए, बुझाने दे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट calculate the pH of mixture of 0.1 m HA, ब्रैकेट में लिखो K is equal to 10 to power -5 and 0.1 m HB, ब्रैकेट में लिखो K is equal to 10 to power -6। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 m HA, ब्रैकेट में लिखा है K is equal to 10 to power -5 and 0.1 m HB, ब्रैकेट में लिखा K is equal to 10 to power -6। क्लियर, ठीक है। सबसे पहली बात तो बच्चे के देखते दिमाग में आना चाहिए, हमें दो कांस्टेंट दे रखे हैं और दो कंसंट्रेशन दे रखी है। मतलब पहला एसिड है, देखो पहला एसिड है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन ये है, इसका कांस्टेंट ये है। दूसरा एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन है और कांस्टेंट है। दो कंसंट्रेशन दो कांस्टेंट देख के बेटा कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है क्या? अगर कांस्टेंट दे रखा है तो एक बात तो श्योर है, कांस्टेंट हमेशा किसका देता है, वीक का देता है। इसका मतलब दोनों वीक एसिड है, कांस्टेंट नहीं देता तो स्ट्रॉन्ग होता। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब दो कांस्टेंट दे रखे हैं, मतलब दोनों एसिड क्या है,
वीक है और दो वीक एसिड के मिक्सचर की पीएच वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होता है, K1C1 प्लस क्या होगा K2C2 और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। यस और नो होगा बच्चों। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन K1 है, पहला कांस्टेंट कितना है 10 टू पावर -5, पहली कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। क्लियर? दूसरा कांस्टेंट कितना है रे 10 टू पावर -6, दूसरी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों 0.1 और इसका अंडर रूट है। तो ये कितना हो गया 10 टू पावर -6 प्लस कितना हो गया 10 टू पावर -7, इसका क्या अंडर रूट। क्लियर? ठीक है, 10 टू पावर -6 को अगर हम कॉमन ले ले, इधर क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 0.1। यस और नो, अरे बच गया ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया रे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 का अंडर रूट। क्लियर? ठीक है, और इसे मैं ऑलमोस्ट करके करूं बच्चों तो कैसे कर सकते हैं, देखो रे ऑलमोस्ट अगर 1 होता तो 1 का अंडर रूट हमें पता कितना होता बेटा 1 ही होता, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो समथिंग थोड़ा सा ग्रेटर होगा नहीं होगा, इसको मैं समथिंग मान रहा हूं 1.02, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -6 का कितना हो जाएगा -3। क्लियर? ए और बी वाली कंडीशन है या नहीं है? तो पीएच की मैं बात करूं तो पीएच कितनी हो जाएगी 3 माइनस log 1.02। यस और नो? क्लियर? ठीक है, ऑलमोस्ट करके करें तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहां पर देखो कैसे करना है। अगर 3 तो 3 है कोई दिक्कत नहीं है, log 1 होता तो 0 होता नहीं होता बच्चों, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा समथिंग मैं मान रहा हूं 0.02, ऑलमोस्ट करके कर सकते हो, आपको ऑप्शन ऐसे ही मिल जाएंगे। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनली मेरे पास पीएच ऑलमोस्ट कितनी आ सकती है 2.98। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नोट करो फटाफट। कर लिया बच्चों नोट? अरे कर लिए ना? चलो बच्चों अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। एक लास्ट क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है घुमा फिरा के, बेटा हर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया हमने, कैसे करना है लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस पर लिखो 100 ml, 0.05 m। मैं टाइम बचाने के लिए 0 नहीं बोल रहा हूं बेटा, आप लगा लेना। क्या कहा 100 ml, 0.05 m H2SO4 and 100 ml, 0.05 m NaOH। 100 ml, 0.05 m H2SO4 and 100 ml, 0.05 m NaOH। Solution are mixed, solution are mixed, solution are mixed, then calculate, then calculate, then calculate
Then calculate the pH of resultant solution. Then calculate the pH of resultant solution. Calculate the pH of resultant solution. लिख लिए? चलो बेटा देखो कैसे करना है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच पूछा है। पहली बात तो बच्चा अगर दिमाग लगाए रटाफिकेशन से कि सर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सर ने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखते कर देंगे pH इक्वल टू 7 और फर्स्ट ऑप्शन वही करके आएगा। लेकिन बेटा मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिलाने पर pH हमेशा 7 है। जरूरी है क्या? नहीं, डिपेंड करेगा उनकी अमाउंट कितनी है, इक्विवेलेंट कितने हैं। क्लियर? अगर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है, इक्वल है, तो ही क्या आएगी, 7 आएगी। अदरवाइज pH 7 आएगी क्या? नो, 7 से कम भी आ सकती है, 7 से ज्यादा भी आ सकती है। डिपेंड करेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और वो कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन ज्यादा है। क्लियर? चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं बेटा दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, NR VR इक्वल टू क्या होता है, N1 V1 और N2 V2। ठीक है, और एक एसिड है दूसरा बेस है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्या? नहीं, मैंने क्या कहा था, इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस की बजाय माइनस काम में लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से NR इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन क्या करेंगे बच्चों, V1 प्लस V2। क्लियर? अब बच्चे के दिमाग में सर ये NR मत होता है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो ये H प्लस की वैल्यू है या OH माइनस की, डिपेंड करेगा कौन ग्रेटर है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, दोनों के इक्विवेलेंट किसके ज्यादा है किसके कम है, देखते हैं, श्योर करते हैं। बच्चों देखो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, E होता है बेटा N इंटू V लीटर, यस और नो। ठीक है, और N क्या होता है, M इंटू एक्स। अरे मोलरिटी की टर्म में दे रखा है तो क्या करेंगे, M इंटू एक्स, और अगर वॉल्यूम ml में हो तो अपॉन में क्या होता है, 1000, यस और नो। ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट श्योर कर लो। एक तो हमें क्या दे रखा है, H2SO4 के लिए मोलरिटी कितनी है बच्चों, 0.05, इसके लिए x कितना होगा, 2। क्लियर? वॉल्यूम कितना है, 100 ml, अपॉन में क्या करेंगे, 1000। अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? ठीक है, इस डेसिमल को इससे उड़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, बच्चा कहेगा सर 1000 से डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए डिवाइड नहीं किया बच्चों। देखो ये डेसिमल उड़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। बच्चा कहेगा 1000 से डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, डेसिमल से बच के रहना है। क्लियर? ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है, NaOH के इक्विवेलेंट श्योर कर लो। मोलरिटी कितनी दे रखी है रे, 0.05, इसका x कितना होगा, 1। क्यों? क्योंकि NaOH ब्रेक होके क्या करता है, एक OH माइनस आयन डोनेट करता है बेटा। ठीक है, एक OH माइनस आयन डोनेट करता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। क्लियर? तो OH x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना, 100, अपॉन क्या करेंगे, 1000। ठीक है, ये 20 डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाए तो मेरे पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, इसका मतलब H2SO4 के इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। NaOH के इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। तो अपन क्या कह सकते हैं, EH2SO4 ग्रेटर देन क्या है, NaOH। अरे H2SO4 के इक्विवेलेंट NaOH से ज्यादा है या नहीं है बेटा। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा रे, एसिडिक होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एसिडिक है तो यहाँ पर जो NR है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यस और नो। ध्यान है ना? क्लियर? बस अब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये जो NR है मुझे पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड ज्यादा है तो क्या करेगा, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस क्या लिख सकते हैं, N1 V1 जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं तो H2SO4 माइनस N2 V2। दूसरा कौन है बेटा, NaOH, अपॉन में क्या करेंगे, V1 प्लस V2। क्लियर? बस अब इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब वापस इनकी वैल्यू पुट करके देखो, N इंटू V की वैल्यू पुट करके टाइम पास की जरूरत है क्या, नो। H2SO4 के लिए मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आ रही है, ये
10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। क्लियर। NaOH के लिए कितनी आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3। क्लियर। V1 पहले का वॉल्यूम कितना है 100 ml है तो अपॉन में क्या करेंगे 1000 प्लस 100 ml है तो अपॉन में यहाँ भी क्या करेंगे 1000 करेंगे बेटा। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे अगर 10 टू पावर माइनस 3 को अपन कॉमन ले ले, देखो 10 टू पावर माइनस 3 को कॉमन ले ले तो क्या बच गया 10 माइनस 5। क्लियर। ठीक है, ये कितना हो गया 0.1, ये भी कितना 0.1। क्लियर। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों ये 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन क्या हो गया 0.2। अरे बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम हटाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये पॉइंट अगर हटे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अरे 10 होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे 5/2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 2। समझ में आया कैसे किया 5/2 2.5 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 10 टू पावर माइनस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई रे H प्लस की कंसंट्रेशन, किसके लिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए। और जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो यहाँ से pH आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। कैसे pH इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस B। ये बताओ A और B वाली कंडीशन है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस log कितना 2.5। ठीक है, और ऑलमोस्ट वैल्यू पुट करें तो कैसे करेंगे, देखो 2 ऐसा कैसा, अगर log 2 होता तो वैल्यू कितनी आती 0.30, log 3 होता तो कितना आता 0.48 0.48 आता नहीं आता, ये है 2.5 यानी log 2 और log 3 के बीच की वैल्यू है या नहीं है, तो अपना रिजल्ट भी 0.30 0.48 के बीच का आएगा बेटा। ये कितना होता है 0.39। समझ में आया। तो pH ऑलमोस्ट कितनी आ गई अपने पास, अपना आंसर क्या आ गया pH ऑलमोस्ट 1.61। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। क्लियर। ठीक है, नोट करो बेटा। तो ये अपनी बात की है कैसे करना है क्या करना है, यहां तक बात समझ में आई क्या। क्लियर। ठीक है, तो ये pH ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन बेटा, pH का लफड़ा ऑलमोस्ट अपना खत्म हो गया। क्लियर। बस 2-1 लेक्चर बाद इंडिकेटर आएगा, उसमें थोड़ा बहुत आएगा, बाकी अपना pH का काम है कंप्लीट है। क्लियर। जो आपको असाइनमेंट दे रखा है pH ऑफ डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन से, वो आज सोल्व कर लेना यहां तक रिवाइज करने के बाद। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अपना लेक्चर ऑलमोस्ट 3 लेक्चर का बच्चा है बेटा। ठीक है, 2.5 या 3 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो साथ साथ अच्छे से करके रिवाइज करके क्वेश्चन बैंक सोल्व करते रहना। जो डाउट्स हो इस क्लास के बाद कॉल करके डाउट डिस्कस कर लिया करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है बेटा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कल स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर, तब तक यहाँ तक अच्छे से कर लेना। ओके बाय, नोट करो फटाफट और क्लास खत्म है फिर।